हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, आज हम देखेंगे द आर्ट ऑफ वॉर इस किताब के बारे में। इस किताब को चीन के मिलिट्री जनरल sun Tzu ने लिखा था। वैसे तो इसमें मिलिट्री की स्ट्रैटेजीज बताई गई है, लेकिन इन स्ट्रैटेजीज को बिजनेसमैन, कंपनीज, एथलीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने राइवल्स को हराने के लिए इस्तेमाल करती है। आप भी इन्हें पढ़कर काफी कुछ सीख सकते हो। इस किताब के 13 चैप्टर्स हैं, जिनकी समरी इस प्रकार से है। चैप्टर 1, मेकिंग प्लान्स। युद्ध जीतने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्लानिंग। जो बिना प्लान किए युद्ध में जाते हैं वे हारने के लिए ही जाते हैं। अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को जानते हैं तो आपको किसी भी युद्ध से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को नहीं जानते तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए दुश्मन को जानकर ही प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही प्लानिंग करती बार इन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 1, मॉरल फैक्टर। 2, वेदर एंड टेरेन, इलाका। 3, कमांडर्स और आदेश। मॉरल फैक्टर। सैनिकों का मनोबल हमेशा मजबूत होना चाहिए। ट्रेनिंग से उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बना देना चाहिए कि वे हर किस्म की चुनौती का सामना कर पाएं। उनके कमांडर्स में भी उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ दुश्मन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स या तरीके अपनाते हैं, लेकिन इसका असर सोल्जर्स पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बारे में उन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि यह सिर्फ दुश्मन की घटिया चाल है। मीडिया के जरिए भी दुश्मन दूसरों में डर पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। युद्ध के समय पॉलिटिशियंस, मीडिया, सिटीजन्स सबको एक होकर काम करना चाहिए और आर्मी का साथ देना चाहिए। वेदर एंड टेरेन, इलाका। मौसम और युद्ध भूमि की सही जानकारी आर्मी के पास होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह के वेदर और टेरेन में लड़ना होगा। इससे सैनिक मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। कमांडर्स और आदेश। जितने भी कमांडर्स हैं वे बहुत ज्यादा साहसी होने चाहिए। उन्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि वे अपने सैनिकों को कहां ले जा रहे हैं और कैसे ऑर्डर्स दे रहे हैं। एक अच्छे कमांडर में ये गुण होने चाहिए: हिम्मत, जोश, सूझ बूझ, ह्यूमैनिटी, कॉन्फिडेंस और स्ट्रिक्टनेस। ऐसे कमांडर्स किसी भी ट्रूप को जीत दिलवा सकते हैं। चैप्टर 2, स्टार्टिंग वॉर। युद्ध शुरू करने से पहले यह सोच ले कि आप कितनी स्पीड से युद्ध करेंगे और कितनी जल्दी उसे खत्म कर पाएंगे। क्या उतने दिन के लिए आपके पास हथियार, राशन, पानी आदि रिसोर्सेज है? युद्ध में बहुत दिन नहीं लगाने चाहिए। इससे सोल्जर्स थक जाएंगे और उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा। इसलिए तूफान की तरह हमला बोलना चाहिए, लेकिन कभी भी गुस्से में या बेवकूफी से भरे काम नहीं करने चाहिए। दुश्मन की उन चीजों को कभी भी बर्बाद न करें जो आपके काम आ सके। दुश्मन के सैनिकों से अगर कोई सूचना मिल सकती है तो उन्हें बेवजह न मार दे। बहुत बार वह इलाका विजयी देश का हो जाता है, इसलिए उसे बर्बाद करने से क्या फायदा। इसलिए जीत मिलने के बाद बेवजह की बर्बादी और लूट खसूट से बचे। इससे आम जनता भी रिस्पेक्ट करेगी। चैप्टर 3, अटैकिंग स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी बनाकर लड़ाई करनी चाहिए, न कि इमोशनल होकर। युद्ध में जीत का यह मतलब नहीं होता कि आपने कितनी तबाही मचाई, बल्कि दुश्मन को कितने कम समय और कम हथियारों का इस्तेमाल करके हरा दिया। युद्ध को इन 3 स्टेजेस में करना चाहिए। पहले दुश्मन की स्ट्रैटेजी या प्लान को अटैक करके उसे विफल कीजिए। दुश्मन को उसके मित्रों से अलग कर दीजिए। फिर दुश्मन पर धावा बोलिए। कमांडर्स को हमेशा शांत रहना चाहिए और अपने सोल्जर्स को भी शांत रखना चाहिए। एक बार चीन का सम्राट टाइवू 10,000 सैनिकों के साथ दुश्मन के किले को घेरे हुए था। उसने एक दिन दुश्मन सम्राट से वाइन मांगी, लेकिन उन्होंने उसे पेशाब की बोतल भेज दी। इससे टाइवू आग बबूला हो गया और बिना सोचे समझे उसने गुस्से में किले पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही दिन में उसकी आधी से ज्यादा आर्मी मारी गई। इसलिए कमांडर को कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत होकर ही फैसले लेने चाहिए। चैप्टर 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस अर्थात रणनीति। इन चीजों पर युद्ध से पहले ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, युद्ध क्षेत्र कितने एरिया में फैला है और वहां तक कितना डिस्टेंस है। नंबर 2, आपके पास वेपन्स की क्वांटिटी कितनी है। नंबर 3, दुश्मन और आपके वेपन्स में कंपैरिजन कर लेना चाहिए। नंबर 4, राशन आदि की कैलकुलेशंस। नंबर 5, विक्ट्री के चांसेस कितने हैं। बहुत से युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत लिए जाते हैं। इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी लगाकर जो आर्मी बस होप के सहारे युद्ध करने जाती है वो विफल रहती है। चैप्टर 5, वाइज यूज ऑफ एनर्जी। सैनिकों को अलग अलग ट्रूप्स में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। कुछ तोप संभाले, कुछ गन्स और माइंस आदि, लेकिन सबको एक टीम बनकर काम करना आना चाहिए। ऐसे ही रैंक बने होने चाहिए। सबसे नीचे पैर और ट्रियो आते हैं, फिर दस्ता, स्क्वाड, पलटन, कंपनी, बटालियन, रेजिमेंट, ब्रिगेड और आर्मी। निश्चित समय पर निश्चित रैंक को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे सबकी एनर्जी का सही इस्तेमाल होगा। सबको पता रहेगा कि क्या करना है और कोई कंफ्यूजन या भगदड़ नहीं मचेगी। चैप्टर 6, वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों को स्टडी करें। ऐसे ही दुश्मन को भी जाने। जब आप स्ट्रॉन्ग हो तो कमजोर नजर आइए और जब कमजोर हो तो स्ट्रॉन्ग नजर आइए। इससे आप दुश्मन को चकमा दे पाएंगे। चैप्टर 7, मनूवरिंग। मनूवरिंग का मतलब है कमांड्स और ऑर्डर तैयार करना। अगर कोई कमांडर अपने सैनिकों को सीधा कह देता है कि आगे बढ़ो और यह नहीं बताता है कि कहां जाना है तो यह बहुत गलत आदेश होगा। क्योंकि मान लीजिए सैनिक 30 माइल्स तक चलते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कहां जाना है, कितना और चलना है, तो बहुत जल्दी ही उनमें आक्रोश पैदा हो जाएगा। उनमें तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस आने लगेंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा।
इससे दुश्मन उन्हें आसानी से हरा देगा। इसलिए टेरेन और क्लाइमेट आदि की संपूर्ण जानकारी कमांडर के पास होनी चाहिए, जो सैनिकों को दी जानी चाहिए। उन्हें स्पष्ट और सीधा आदेश दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहें। उन्हें मैप और रूट्स आदि की जानकारी भी देनी चाहिए। यह सब युद्धाभ्यास के समय ही कर लेना चाहिए। चैप्टर 8 वेरिएशन ऑफ टैक्टिक्स। रणनीति में बदलाव। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तकनीक को अचानक से बदलना पड़ सकता है। सोल्जर्स को इसके लिए भी शुरू से तैयार रखना चाहिए। जैसे अगर किसी सिटी में जाना अगर खतरे से भरा लगे तो बाहर से होकर जाना पड़ सकता है। उस समय किसी को बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिचुएशन को समझना चाहिए। टैक्टिक्स बदलते समय लीडर्स को निम्न चीजें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हार निश्चित होगी। नंबर 1 हड़बड़ी में निर्णय लेना। नंबर 2 कायरता और डर दिखाना। नंबर 3 जल्दबाजी करना। नंबर 4 बहुत इज्जत की चाहत रखना। नंबर 5 सैनिकों के प्रति बहुत चिंतित हो जाना, इसके बजाय विक्ट्री पर फोकस करना चाहिए। नंबर 6 दूसरों के सजेशंस न लेना। चैप्टर 9 द आर्मी ऑन द मार्च। जब आर्मी आगे बढ़े तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी कमांडर्स को उचित कमांड्स देनी चाहिए और सभी सोल्जर्स को ठीक से उनका पालन करना चाहिए। सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आगे नदी या पहाड़ हो तो दुश्मन को ऐसी जगह की तरफ धकेलना चाहिए जहां पर उसे घेरना आसान हो। चैप्टर 10 क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन। लड़ाई करने से पहले टेरेन या जमीन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कहां पहाड़ है, कहां नदी, घाटी, दरार, दलदल, स्लोप आदि है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रेजिमेंट्स को तैयार करना चाहिए। सैनिकों को एकदम से सरप्राइज नहीं देना चाहिए, उन्हें पहले ही बता देना चाहिए ताकि वे मेंटली तैयार रहे। चैप्टर 11 द 9 सिचुएशंस। लड़ाई के लिए इन 9 तरह के ग्राउंड्स युद्धभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले इन 3 तरह के ग्राउंड्स पर कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 डिस्पर्सिव ग्राउंड अपने देश के अंदर। नंबर 2 फ्रंटियर ग्राउंड दुश्मन देश के अंदर। नंबर 3 की ग्राउंड ऐसी जगह जो दुश्मन के लिए बेनिफिशियल हो। इन ग्राउंड्स पर लड़ाई की जा सकती है। नंबर 4 कम्युनिकेटिंग ग्राउंड जहां आपके पीछे आपका ही देश हो। नंबर 5 फोकल ग्राउंड जहां 2 देशों की सीमा हो और इनमें से एक आपका दोस्त हो, इससे आपको काफी मदद भी मिलेगी। नंबर 6 सीरियस ग्राउंड दुश्मन की सीमा के पास, वहां से आप उसके सैनिकों को बंदी बना सकते हो और उनके रिसोर्सेज भी कब्जे में ले सकते हो। इन 3 तरह के ग्राउंड्स को अवॉइड ही करना चाहिए। नंबर 7 डिफिकल्ट ग्राउंड पहाड़, दलदल, नदी। नंबर 8 एनसर्कल्ड ग्राउंड जहां आपको घिरने की आशंका हो। नंबर 9 डेथ ग्राउंड जहां दुश्मन के गुप्त सेंटर हो। चैप्टर 12 द अटैक बाय फायर। हमला करने का सबसे अच्छा हथियार आग है। दुश्मन के अनाज, हथियारों, कम्युनिकेशन के साधनों आदि में आग लगा देनी चाहिए। इससे उनमें भगदड़ मच जाएगी, उनका मनोबल टूट जाएगा और वे जल्दी ही घुटने टेक देंगे। आजकल ये काम बम आदि कर देते हैं। चैप्टर 13 स्पाइस जासूस। दुश्मन देश पर विजय पाने के लिए तरह तरह के स्पाइस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेटिव एजेंट्स या इनसाइड एजेंट्स वे होते हैं जो दुश्मन देश के ही होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने कलीग्स की किसी बात से दुखी होते हैं या किसी ने उन्हें अपमानित किया होता है और वे अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रहे होते हैं। ऐसे लोगों को कुछ रिश्वत देकर और लॉजिकल रीजनिंग करके एजेंट बनाया जाता है। फिर वे अपने देश के सीक्रेट्स दूसरे देश को भेजते हैं। इसी तरह डबल एजेंट्स होते हैं। वे एक देश के जासूस होकर दूसरे देश के लिए काम करते हैं। इन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वे कभी भी साइड चेंज कर सकते हैं। तीसरे लाइव एजेंट होते हैं जो दुश्मन के देश जाकर जानकारी लाते हैं। इन्हें ही इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये काफी भरोसेमंद होते हैं और पकड़े जाने पर भी मुंह नहीं खोलते। दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर समरी इन हिंदी जासूस पढ़कर आपने काफी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी नागरिकों को इन तौर तरीकों का पता चल सके और युद्ध की स्थिति में वे भी सही डिसीजन ले पाएं और अपना कंट्रीब्यूशन दे